गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान और कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की लाइव क्लास में। कल वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी, ये जो पार्ट है आपका न्यायपालिका वो 2 क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान का तीसरा पार्ट है और एक सामाजिक विज्ञान की जो आपकी क्लास चली रही है उसके अंदर भी ये न्यायपालिका का एक टॉपिक आपका दे रखा है। न्यायपालिका के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि ये हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। न्यायपालिका यानी न्यायपालिका का जो स्तर है उसके अंदर सबसे पहले आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय और उसके बाद आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है और भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर कौन सा न्यायालय है? उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है दिल्ली में स्थित है और उच्च न्यायालय भारत के प्रत्येक राज्य में स्थित है। और उसके नीचे जो तीसरे स्तर की न्यायपालिका उसको अपन बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। यानी 3 प्रकार के न्यायालय हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उसके नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, और ये सरकार का तीसरा अंग है। इसके परिचय में हमने देखा था कि न्यायपालिका यानी हम पढ़ते हैं कि इसको न्यायपालिका बोल सकते हो या फिर आप सर्वोच्च या इसको आप सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बोल सकते हो। उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1950 में। कब हुई थी? सन 1950 से लेकर अब तक ये जो न्यायालय है वो न्यायालय अपना कार्य बखूबी कर रहा है। इसका कार्य था संविधान की व्याख्या करना और संविधान की सुरक्षा करना। ठीक है, और ये इसका जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है और ये आजादी से लेकर अब तक अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। भारत में विश्व की जो न्याय संस्थाएं हैं उन न्याय संस्थाओं में भारत का ये सबसे बड़ा न्यायालय है। ठीक है, और ये जो न्यायालय है वो कानून के शासन के आधार पर अपने फैसले सुनाता है। अगर मैंने आपको कानून के शासन का अर्थ बताया था, कानून के शासन का अर्थ है सभी स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, जाति, यानी इन चीजों से उठ करके सभी व्यक्तियों के साथ समान कानून का व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? कानून का शासन। ठीक है, यानी कानून की नजर में न तो कोई स्त्री को विशेष महत्व है, न पुरुष को है, न अमीर को महत्व है, न गरीब को महत्व है, न किसी जाति विशेष को महत्व दिया जाता है, न किसी धर्म विशेष को महत्व दिया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपने फैसले सिर्फ सबूतों के आधार पर सुनाता है। इसीलिए आपने देखा होगा अदालत के अंदर जो कानून की देवी होती है उसकी आंखों पे क्या बंधी हुई थी? पट्टी, काली पट्टी बंधी हुई थी। काली पट्टी बनने का मतलब ये है कि सामने कौन है वो चीज उसको दिखाई नहीं देती है। सिर्फ सबूत और गवाहों के आधार पर, चाहे वो व्यक्ति अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी स्तर का है, उसके साथ बिना भेदभाव के न्याय करना ही क्या कहलाता है? कानून का शासन कहलाता है। कानून के शासन का कल आपने लिखा था कि किसी भी स्त्री, पुरुष, गरीब, अमीर, जाति और धर्म के लोगों पर एक समान कानून व्यवस्था को लागू करना ही क्या कहलाता है? कानून का शासन कहलाता है। उसके बाद हमने तीसरे नंबर के पॉइंट पे चर्चा की थी, वो थी कर्तव्य, यानी न्यायपालिका के कर्तव्य क्या है। तो न्यायपालिका के मैंने आपको 5 कर्तव्य बताए थे। सबसे पहले कानून के शासन की रक्षा करना, दूसरा आपने लिखा था मूल कर्तव्यों की रक्षा करना, तीसरा इसका कर्तव्य है कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखना, चौथे नंबर पे आपने लिखा था कि संविधान की व्याख्या करना और संविधान की सुरक्षा करना। ठीक है, और 5वां लिखा था लोकतंत्र की रक्षा करना। ये 5 कर्तव्य हैं सर्वोच्च न्यायालय के। उसके बाद हमने आगे एक क्वेश्चन लिया था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को निर्धारित करने वाले तर्क दीजिए। यानी भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, आप ये किस आधार पर कह सकते हैं? तो इसमें आपने लिखा था सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से क्या रखा गया है? अलग रखा गया है। यानी भारतीय न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका और विधायिका का कोई दबाव नहीं है। दूसरा बिंदु आपने लिखा था कि कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित है, यानी 5 साल इसका कार्यकाल है। तीसरी बात आपने ये लिखी थी कि
न्यायपालिका में जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों की जो वेतन भत्ते और उनको दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के अंतर्गत संसद या कार्यपालिका किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं कर सकती। इसके अलावा चौथे नंबर पे आपने लिखा था कि न्यायपालिका में बैठा हुआ जो सर्वोच्च पद का है मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य जो न्यायाधीश है वे अगर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें पद से महाभियोग प्रणाली के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये 5 या 7 जो व्यवस्थाएं भारत में की गई है वो इस बात की ओर इशारा करती है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और निष्पक्ष होकर के अपने फैसले सुनाती है। उसके बाद हमने एक बड़े क्वेश्चन को लिया था। प्रश्न था अपना कि न्यायपालिका के गठन को समझाओ। तो न्यायपालिका के गठन को समझाने के लिए हमने कुछ पॉइंटों के अंतर्गत इसका वर्णन किया था। सबसे पहले पॉइंट था नियुक्ति, और नियुक्ति से पहले मैंने आपको बताया था कि न्यायपालिका जो है न्यायपालिका के अंतर्गत प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रश्न में बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और फिर बाद में जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन सलाह किसकी लेगा, मुख्य न्यायाधीश। कल मैंने क्रिकेट की टीम का उदाहरण देके आपको बताया था, कप्तान बना दिया गया और कप्तान के बाद 11 खिलाड़ी कौन कौन से टीम में शामिल करने हैं वो किसको पूछ के किया जाएगा, कैप्टन को पूछ के किया जाएगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो मुख्य न्यायाधीश होता है, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की संख्या 1 थी और उसके बाद ये बढ़कर अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी हुई, 7 थी। लेकिन सन 2008 के अंदर इसमें बदलाव किया गया, चेंजेस किया गया। मुख्य न्यायाधीश तो 1 थे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर के कितनी कर दी गई, 30 कर दी गई। अब आपका एक प्रश्न बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 30 + 1 बराबर कितनी हो गई, 31 है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, मुख्य न्यायाधीश सहित 31 है और वैसे न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 30 है। ठीक है, इनमें से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहले क्या था, पहले व्यवस्था यही थी कि राष्ट्रपति जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता था। ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता था। लेकिन इसमें क्या था, एक दोष था, इसमें दोष था कि इसमें भाई भतीजा वाद बढ़ने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि राष्ट्रपति हो सकता है अपने पहचान वाले किसी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश पद पर नियुक्त कर दे। ठीक है, तो वर्तमान इसमें बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया, कोलेजियम प्रणाली लागू की गई। कोलेजियम प्रणाली मैंने आपको बताई थी कल, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 वरिष्ठतम कौन होते हैं, न्यायाधीशों का एक पैनल होता है। ठीक है, ये मिलकर के क्या करते हैं, राष्ट्रपति को कुछ नाम प्रस्तावित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति उनमें से किसी एक व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। इस प्रणाली को अपन क्या बोलते हैं, कोलेजियम प्रणाली बोलते हैं। यानी कोलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक पैनल होता है जो राष्ट्रपति को कुछ नाम प्रस्तावित करता है और उन नामों में से किसी एक को राष्ट्रपति योग्यता के आधार पर क्या बना देता है, न्यायाधीश पद पर नियुक्त कर देता है। यह है कोलेजियम प्रणाली। उसके बाद हमने पढ़ी थी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या है। 4 योग्यता मैंने बताई थी। नंबर 1 तो बताया था मैंने कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी चीज इसमें कि वो किसी उच्च न्यायालय में, इसमें नहीं इस वाले, किसी उच्च न्यायालय में या तो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक क्या कर चुका हो, वकालत कर चुका हो। शर्त क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति उच्च न्यायालय में या तो 5 वर्षों तक जज रह चुका हो। जज जानते हो, ऑर्डर करता है वो,
वो वाला, या तो उच्च न्यायालय में वो 5 वर्षों तक जज रह चुका हो और या फिर उसे 10 वर्ष का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। और चौथी बात मैंने बताई थी कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। ये 4 योग्यता पूरी करने वाला व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का क्या बन सकता है? न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, दोबारा देख ली योग्यता क्या थी। पहले थी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता वह उच्च न्यायालय, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रह चुका हो अथवा 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो। और चौथी योग्यता ये है कि वह राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। अगर ये 4 योग्यता जो व्यक्ति पूरा करता है उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद आपकी आ गई संख्या मैंने आपको यह भी बता दी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ में संख्या कितनी थी? 1 मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन 2008 में इसको बढ़ा करके 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश कर दिए गए, यानी वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 है। ठीक है, उसके बाद कार्यकाल, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का या किसी भी न्यायालय का कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष या 67 वर्ष, यानी सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अथवा उसकी आयु 65 वर्ष या फिर, यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय है तो उसमें आयु है 65 वर्ष अधिकतम। 65 वर्ष हो गया तो उसके बाद उसको रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। और उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में 67 वर्ष के बाद में उसको सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। जैसे मैंने कल एक उदाहरण देके भी आपको बताया था कि किसी व्यक्ति की आयु मान लीजिए 61 वर्ष हो गई और उसको हमने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया, तो 5 इसमें जोड़े तो उसकी आयु कितनी हो जाती है? 66 वर्ष। लेकिन यहाँ पे कितनी है? 65 है। तो इसको 4 साल के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा? रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। यानी इसका कार्यकाल यहाँ 5 साल नहीं होगा बल्कि कितना होगा? 4 ही साल होगा। ठीक है, अधिकतम उसका कार्यकाल 5 साल है, लेकिन इतनी उम्र हो गई तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, और या फिर 5 साल है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय का भी न्यायाधीश वो 5 साल तक काम करेगी, क्योंकि अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसको महाभियोग के द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है। महाभियोग प्रणाली क्या थी ये मैंने आपको पीछे वाले पाठों के अंदर बता दी है। अब उसके बाद वेतन और भत्ते। वेतन भत्ते क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अगर है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको 1 लाख रुपए करीबन, अभी चेंज हो गए तो मुझे पता नहीं, पीछे वाले आपकी किताब में बता रखा है 1 लाख रुपए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीशों को मिलते हैं 90,000 मासिक वेतन मिलता है। 1 महीने का पेमेंट है ये। इनके अलावा गाड़ी, चिकित्सा, भवन और तरह तरह की जो जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं वो निःशुल्क उनको प्राप्त होती है। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी होती है उसको आधी पेंशन मिलती है। ऐसी कुछ इसकी क्या है? वेतन और भत्ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपकी ये तो 12वीं क्लास तक, आपके 12वीं क्लास का अगर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए जो न्यायपालिका का जो गठन है, इस गठन के अंतर्गत आपके 5 बिंदु आते हैं। अब 10th क्लास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास में इसमें कुछ पॉइंट आपकी किताब में अन्य दूसरे तरीके से जोड़ रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। 10th क्लास में आपकी नियुक्ति है वो आ गई, न्यायाधीशों की संख्या है वो आ गई, योग्यता है वो आ गई, और कार्यकाल जो है जिसमें महाभियोग है वो चीज आपकी आ जाती है। इसके बाद एक नया टॉपिक 10वीं क्लास के अंतर्गत आपके इस गठन में आता है, वो आता है उन्मुक्तियां। क्या आता है? उन्मुक्तियां, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अपने सभी कार्यों व निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्त रखा गया है। यानी उन्मुक्तियां क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने सभी कार्यों से
सभी कार्यों से आलोचना मुक्त रखा गया है। आलोचना मुक्त रखा गया है। ये कहने का आलोचना मुक्त का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर काम कर चुका है और 5 साल के अंतर्गत उसने जितने भी फैसले सुनाए, जितने भी निर्णय किए हैं, उन फैसलों की कोई भी व्यक्ति आलोचना नहीं कर सकता। यानी कि मैंने आपको कल भी बताया था कि न्यायाधीश ने जो भी फैसले अपने शासन का अपने कार्यकाल के दौरान सुनाए हैं, उनकी कहीं पर भी आलोचना नहीं हो सकती। कोई ये नहीं कह सकता कि उस न्यायाधीश ने ऐसा गलत फैसला कर दिया, यानी उसके निर्णयों की कहीं पर भी आलोचना नहीं हो सकती। इसी को बोलते हैं अपन उन्मुक्ति। और एक है आपके मुख्य स्थान। मुख्य स्थान तो मैंने जैसे बता भी दिया था, स्थान यानी सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। और एक पॉइंट इसके बाद 10th क्लास में आपके आता है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। प्रतिबंध यानी न्यायाधीशों के ऊपर क्या प्रतिबंध है? प्रतिबंध ये है कि सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, आपने देखा होगा कि अगर कोई डॉक्टर है और वो सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो रिटायरमेंट हो जाता है, या टीचर है, प्रिंसिपल पद से रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद वो प्राइवेट स्कूल में आकर के काम कर सकता है, करता है, देखा ना। डॉक्टर अगर रिटायरमेंट हो गया तो वो अपना प्राइवेट क्लिनिक कर सकता है, कर सकता है। लेकिन न्यायाधीश जो है वो एक ऐसा पद है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, इससे जो सेवामुक्त हो चुके न्यायाधीश है वो वापस कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते, कहीं पर भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि इसका क्या होता है, फिर बाद में पूरे सिस्टम की जानकारी इसको हो जाती है और फिर वो भ्रष्टाचार फैला सकता है। भाई जानकारी हो गई, किसी ने कहा यार मेरा ये काम करवा दो साहब, मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा, तो उसकी तो जानकारी, वो जज रह चुका है, इतना बड़े पद के, इतने बड़े न्यायिक पद पे रह सकता है, तो उसकी मनाही कौन करेगा? वो तो मतलब वरिष्ठ हो गया आदमी। तो इसके लिए व्यवस्था की गई है, प्रतिबंध ये लगाया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में काम कर चुका कोई भी न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद वापस प्राइवेट हो या किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता है। यानी संविधान में ये सुनिश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, वे पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10वीं क्लास के अंतर्गत आपके 3 पॉइंट और बढ़ जाते हैं। तो आपका यहाँ प्रश्न कितने बन जाते हैं? जैसे न्यायपालिका का परिचय, कानून का शासन किसे कहते हैं, न्यायपालिका के कर्तव्य क्या है, इसके अलावा न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है कैसे समझाओ, और एक आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है न्यायपालिका के गठन को समझाओ। तो न्यायपालिका के गठन में ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इन पॉइंटों को आप करते हो तो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। और फिर 2-2 नंबर के अलग से प्रश्न बनते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता है, 4 लिख लो, आधे नंबर का हो गया, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया। या फिर जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, है ना। प्रत्येक प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे कॉलेजियम प्रणाली क्या है, वो प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो ये है आपके एक न्यायपालिका का गठन। और अब अपन बात करेंगे न्यायपालिका की शक्तियां। न्यायपालिका कह दो या फिर सर्वोच्च न्यायालय, या फिर क्या कह सकते हो आप इसको, उच्चतम न्यायालय के अधिकार, या फिर शक्तियां। बताओ
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बोर्ड की दृष्टि से आपका, कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार या शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला है, आप इसमें ये लिख सकते हो, पहले जैसे मान लो इसकी भूमिका अगर आप बनाए तो इतना कर सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुसार कार्य करता है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए जो निम्नलिखित है। ठीक है, सबसे पहला कार्य है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक, या फिर इसको आप कह सकते हो मौलिक। प्रारंभिक का दूसरा नाम क्या है? देखो 10वीं क्लास में तो ये शब्द लिखा हुआ है प्रारंभिक, और 12वीं क्लास में इसका नाम क्या दिया गया है? मौलिक। एक ही बात है, मौलिक अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय की पहली शक्ति क्या है? मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली शक्ति क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के दो भाग है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में बांटा गया है। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मौलिक अधिकारों का अर्थ यह है कि वे अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के वे अधिकार जिनकी सुनवाई सीधी सर्वोच्च न्यायालय में होती है। यानी प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार वे अधिकार है जिनकी सुनवाई सीधी सर्वोच्च न्यायालय में होती है। 10वीं क्लास की अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक तो है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, और दूसरा है आपका प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, यानी आप ये बताओगे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। कारण में था उल्टा चश्मा देखते हो, एकमेव आत्माराम तुकाराम भिड़े ऐसे कहता है ना, एकमेव यानी एकमात्र। एकमेव का मतलब है एकमात्र, जिसका कुछ एकमेव नहीं है क्या? नहीं है आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो वो कहता है एकमेव एकमात्र अधिकार। तो प्रारंभिक एकमेव जो क्षेत्राधिकार है, ये क्या होता है? यानी प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि वे विवाद जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है। यानी वे विवाद, इसको एक बार बाद में समझाता हूं, वे विवाद जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। ठीक है, यानी वे अधिकार जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होती है, उसे अपन कहते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। ठीक है, अब वो कौन से अधिकार हैं जिनकी सुनवाई सीधी सर्वोच्च न्यायालय में होती है? ऐसे कौन कौन से विवाद है जिनकी सुनवाई सीधी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होती है? तो पहला विवाद है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। पहला है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, यानी भारत सरकार के बीच
या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो उनकी सुनवाई कहाँ होगी? सीधी सर्वोच्च न्यायालय में होगी। किस अधिकार के तहत? प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के तहत। दूसरा विवाद कौन सा होगा ऐसा? दूसरा विवाद है भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। यानी भारत सरकार कोमा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश के राज्य मान लो, वह एक या एक से अधिक राज्यों का विवाद, राज्यों का विवाद। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार के बीच और भारतीय सरकार के बीच और जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली चंडीगढ़ रही है ना, भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्य हैं उनके बीच या केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश या अन्य राज्यों के बीच विवाद अगर हो जाता है तो उनकी सुनवाई भी कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय में ही की जाती है। और तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक मामलों में उत्पन्न विवाद। ये तीन तरह के विवाद हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है, इसको समझने के लिए अपन ये कहेंगे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है वे विवाद जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है। अब वो कौन से विवाद है जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होती है? तीन तरह के विवाद हैं। एक तो भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाता है तो उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होती है, या फिर भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्य हैं उनके साथ और अन्य राज्यों के साथ अगर कोई विवाद हो जाता है तो उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक मामलों में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, संवैधानिक विषयों के मामले में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उनकी सुनवाई कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। ठीक है। अब उसके बाद अपन लेते हैं दूसरा इसमें आता है आपका प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, यानी इसको आप ए नाम दे सकते हो। ये ए है और ये ब है। अब प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में कौन से विवाद आते हैं? तो प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में यानी संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है। अतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विवाद है, चाहे तो वह पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में हो और चाहे तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते हैं। यानी प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में हम लिखेंगे यदि नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होगी। यह है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। यानी नागरिकों के जो 6 मूल अधिकार है, अगर कहीं पर भी इन 6 अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनकी सुनवाई सीधी कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय में होगी।
ये अभी एक पूरा हुआ आपका पहला अधिकार। अब अपन बात करते हैं दूसरा अधिकार। दूसरा क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया आपका। अब दूसरा आता है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये सर्वोच्च न्यायालय की दूसरी शक्ति है। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है यानी हमारे भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है। यानी आप भारत का कोई भी व्यक्ति न्यायालय में आसानी से अपील कर सकता है। यानी भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति यदि उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, मैंने कल भी बताया था, सबसे पहले नीचे के स्तर पे जाएगा व्यक्ति, यानी अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा। वहां अगर मान लीजिए उसको न्याय नहीं मिलता है या वहां से जो न्याय मिला उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? उससे ऊपर वाला उच्च न्यायालय में जाएगा। और उच्च न्यायालय के फैसले से भी अगर मान लीजिए कि आप संतुष्ट नहीं है, तो आप अंतिम रूप से कहाँ जाओगे? सर्वोच्च न्यायालय में जाओगे, क्योंकि उससे बड़ा कोई न्यायालय अपने भारत देश में नहीं है। ठीक है, तो भारत का कोई भी व्यक्ति अगर उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, जैसे अभी एक नाम है रिया सुशांत सिंह केस के अंदर, है ना? तो वहाँ दिल्ली जो बॉम्बे हाई कोर्ट है या दिल्ली जो बॉम्बे न्यायालय है, उसने उसको मतलब रिया को दोषी करार दे दिया। अब वो कह रही है कि मैं बॉम्बे जो हाई कोर्ट है, जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, उसने जो फैसला दिया मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं सर्वोच्च न्यायालय में जाऊंगी। तो चली जाओ वहां न्याय मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। तो मतलब ये है कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अपनी अपील कर सकता है। और इसी चीज को अपन बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमों पर पुनर्विचार करेगा और उसमें कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा यदि सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि इसमें कानून का अर्थ है वो नहीं है जो निचली अदालतों में समझा है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस फैसले को बदल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप है, ठीक है, आपके सामने है एक तो अधीनस्थ न्यायालय सबसे नीचे, फिर है उच्च न्यायालय और फिर है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, आपका कोई केस चल रहा है, ठीक है, निचली अदालत जो सबसे नीचे की अदालत है आपके अधीनस्थ न्यायालय ने आपके खिलाफ कोई फैसला सुनाया, आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो आप उसकी अपील कहाँ कर सकते हो? उच्च न्यायालय में कर सकते हो। उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, अगर आप उस फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो आपको अधिकार है कि वह आप उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। अब जब आपकी फाइल या सर्वोच्च न्यायालय में जाती है, फाइल आएगी, जैसे मान लीजिए आप क्लास में पढ़ते हो, इस दो लड़कों की आपस में लड़ाई होगी, है ना? तो आप सबसे पहले किसको कहोगे? मॉनिटर से कहोगे, इसको समझा ले। मॉनिटर ने अगर उसको समझा दिया तो राजी भी कर दिया दोनों को, लेकिन दोनों लड़के राजी हो, कोई जरूरी थोड़ी, एक कहता नहीं मैं नहीं मानूंगा इस चीज को, तो वो अपने क्लास टीचर को कहेगा। अब क्लास टीचर ने दोनों को मिला के बिठा के समझा दिया, ठीक है, दोनों को पनिशमेंट जो भी है गलती कह दी। अब फिर भी दोनों लड़के को जरूरी थोड़ी मान जाएगी, वो एक लड़का उनमें से कहते हैं मैं नहीं मानूंगा, मैं तो प्रिंसिपल सर के पास जाऊंगा, तो प्रिंसिपल के पास जाओ। अब प्रिंसिपल ने समझा दिया, फिर भी मान लीजिए दोनों में से कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, तो फिर डायरेक्टर के पास जाओगे, उससे ऊपर बड़ा कोई पद नहीं, वहां जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा, तो ये डायरेक्टर है या प्रिंसिपल माने आप इसको। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने जो फाइल यहाँ लगाई है, आपकी फाइल तो बढ़ेगी ना, अगर आपने जो फाइल यहाँ पे लगाई है, अगर मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि वास्तव में इसमें कानून की कोई बात है, संविधान के अकॉर्डिंग कोई अच्छी बात है, जिसका अर्थ इस न्यायालय ने गलत समझ लिया और इसके खिलाफ फैसला सुना दिया, तो ये न्यायालय क्या करेगा? उसके ऊपर पुनर्विचार करेगा और उस फैसले को बदल भी देता है।
कई बार जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ उम्र कैद की सजा सुना दी उच्च न्यायालय ने या फांसी सुना दी, और वो व्यक्ति खुश नहीं है कि मैं फांसी, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, तो वो व्यक्ति जैसे मान लीजिए यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में चला गया, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो फाइल जाएगी ना उस फाइल के ऊपर न्यायालय पूरा विचार करेगा, ठीक है, प्रत्येक धारा प्रत्येक चीज के ऊपर मंथन करेगा। और अगर उच्च न्यायालय को ये लगता है कि वास्तव में ये व्यक्ति निर्दोष है, वास्तव में उच्च न्यायालय ने संविधान का वो अर्थ नहीं समझा जो ये बालक समझाना चाहता था, अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि उच्च न्यायालय से कोई ना कोई गलती हुई है, तो उच्च न्यायालय क्या करेगा, उस फाइल को रीओपन कर देगा, वापस नए सिरे से उसकी जांच होगी, और जांच में अगर वो पाया जाता है दोषी तो उच्च न्यायालय के फैसले को वो बदल भी सकता है, उम्र कैद हुई व्यक्ति को बाइज्जत बरी भी कर सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है, ठीक है। और अपील, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील कर सकता है, जिसका अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा, उसमें कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि इसमें कानून का अर्थ वो नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा है, तो न्यायालय क्या करेगा, उस फैसले को बदल देता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी शक्ति, तीसरी बोलते हैं रिट, क्या बोलते हैं, रिट का अधिकार। ये शब्द आपने खूब बार सुना होगा, रिट का अधिकार क्या है, रिट लगाना, ठीक है। और वैसे आपके थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिट के पास जाने से पहले 10वीं क्लास के बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। आपके कितने भागों में, 4 भाग है इसके। 10वीं क्लास के बच्चे ध्यान दें, 12वीं क्लास का तो इतना ही मैटर होगा। 10वीं क्लास के अंदर अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ आपको लिखना है, और अर्थ लिखने के बाद सीधे आपको ये बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार है उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है संवैधानिक, कौन सा है, संवैधानिक। दूसरा है दीवानी, और तीसरा है फौजदारी, और चौथा है विशिष्ट। ये 4 शब्द है, इनका अर्थ आप समझ लें क्या होता है। संवैधानिक, सबसे पहले संवैधानिक का मतलब यह है कि यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि जो विवाद हुआ उस विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, ठीक है। यानी उच्च न्यायालय, ये जो न्यायालय है इसको अगर लगता है इस व्यक्ति को उम्र कैद तो सुना दी उसने, और अगर मान लीजिए कि इस न्यायालय को, उच्च न्यायालय को ये लगता है कि इस मुकदमे में संविधान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको ये पकड़ नहीं पा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा, इस फाइल को सर्वोच्च न्यायालय में भेज देता है। इसको बोलते हैं संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। आपकी किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये किताब में आपकी स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दीवानी। दीवानी का मतलब ये होता है, इसमें ऐसी व्यवस्था की, यानी दीवानी का मतलब होता है जैसे जमीन जायदाद से संबंधित मामले। दीवानी का मतलब क्या है, जमीन जायदाद से संबंधित मामले, ठीक है। तो इसमें यानी दीवानी जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसमें सर्वोच्च न्यायालय में ये व्यवस्था की गई है, और उच्च न्यायालय में ये व्यवस्था की गई है कि ऐसे यदि कोई विवाद, किसी जमीन का विवाद है और वो विवाद अगर मान लीजिए कि 20,000 रुपए से अधिक है, तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में की जाएगी। लेकिन मान 1973 में एक संविधान, 1973 में 30वां संविधान संशोधन हुआ,
उस 30वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि जो 20,000 रुपए निर्धारित किए गए थे ना, और उसको हटा दिया गया। यानी जमीन जायदाद से जुड़े हुए कोई भी मुकदमे उनकी सुनवाई सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो, ठीक है। और एक है फौजदारी। फौजदारी है मारपीट से संबंधित मामले। कौन से मामले? मारपीट से संबंधित मामले। इसमें 4 व्यवस्थाएं हैं। यानी फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिसमें नंबर 1, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके किसी अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। यानी मान लीजिए कि अगर उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरी चीज, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालयों में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अपराधी को मृत्युदंड दे दिया हो। और या फिर तीसरी चीज है कि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है, तो उसकी शिकायत वहां पर हो सकती है। तीसरा विशिष्ट है। यानी विशिष्ट में चौथा, इसमें कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो तीनों श्रेणियों में नहीं आते हैं। विशिष्ट में वो आएंगे जो इन तीनों श्रेणियों के अंदर नहीं आते हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई विशिष्ट क्षेत्राधिकार के तहत की जा सकती है। अब उसके बाद आपके तीसरा आता है रिट से संबंधित। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरी जो शक्ति है, पहले प्रारंभिक, दूसरी होगी अपील क्षेत्राधिकार, तीसरी है रिट का अधिकार। रिट का अधिकार, रिट लगाना। रिट का अधिकार क्या है? कई बार पूछा जाता है रिट क्या होती है। मान लीजिए कि कहीं पर भी आपने देखा होगा, कई बार कहीं पानी बेकार बह रहा है, कहीं कोई मृत पशु पड़े हुए हैं, कहीं कोई सफाई नहीं है, कहीं कोई बीमारी फैल रही है, कहीं कोई लोग तकलीफ में अपना जीवन जी रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या है कि आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर होते हैं कि उनकी न तो पुलिस तक पहुंच होती है और न राजनीति तक कोई पहुंच होती है, और उनकी कोई सुनाई करने वाला भी नहीं है। अगर वो पुलिस थाने में जाते हैं तो उनको निकाल देते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार अखबार या टेलीविजन में कोई न्यूज आती है कि फला गांव के अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अखबार के अंदर जो न्यूज आती है उसको भी सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, अपने यहाँ सुनवाई के क्षेत्राधिकार में ले लेता है। यानी उस न्यूज को ही वह अपील मान लेता है और उस फैसले का निर्णय सुनाने में आगे आ जाता है, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं रिट। और वैसे रिट का अर्थ होता है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी यदि नागरिकों के मूल अधिकारों का कहीं हनन होता है तो कोई भी आम आदमी सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश या फैसले सुनाता है। किस रूप में सुनाता है वो फैसले? रिट के रूप में सुनाता है। अतः उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। यानी रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को भी है, उच्च न्यायालय को भी है। विषय क्या है इन दोनों का कि अगर कहीं पर भी देश में नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है। और न्यायालय जो फैसला सुनाता है उस फैसले का आधार क्या है? रिट ही होता है। इसके अलावा आपके 2 या 3 कार्य और हैं, वो अपन अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। इसको